जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम 30 अक्टूबर के जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूजीसी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो पीडीएफ के लिए। अब पहला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ये प्रोटेक्टिव सेफ मोड में एंटर की है। क्यों? तो कुछ यहाँ पर माल फंक्शनिंग हुई थी उसके अंदर, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ न्यूज़ में रहती है तो फिर वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला आता है कि चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ये नासा का एक टेलीस्कोप है। दूसरा आता है कि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और सुबारू टेलीस्कोप ये दोनों ब्लैक होल के बारे में कुछ रिवेल कर सकते हैं। ब्लैक होल आप सभी को पता होगा, मतलब उसका इतना ज़्यादा मास होता है कि उसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। तो ऐसे काफ़ी ब्लैक होल अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं स्पेस में, और ऐसा अनुमान है कि अगर ब्लैक होल के पास कोई स्टार चला जाता है तो वो भी उसे सक कर लेगा। तो इतना ख़तरनाक ब्लैक होल होता है। तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पूरा स्पेस जो है वो डार्क होता है और ब्लैक होल जो है वो भी पूरा ब्लैक होता है, वहाँ से कोई लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्लैक होल के बारे में ये जो ऑब्जर्वेटरी है, टेलीस्कोप है, ये कुछ हमें रिवील करने वाला था। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होता है, और दूसरा भी बिल्कुल सही होता है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सुबारू टेलीस्कोप रिवेल्स 83 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। तो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हो किस तरीके से टेलीस्कोप यहाँ पर कुछ ब्लैक होल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें रिवील कर सक रहा है। तो चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ये नासा का एक टेलीस्कोप है जो कि ब्लैक होल, कॉसरर्स, सुपरनोवाज और इसी तरीके के जो सोर्स ऑफ हाई एनर्जी है यूनिवर्स में, उनके बारे में हमें कुछ बता सकता है। और प्रीवियसली इसे एडवांस एक्स-रे एस्ट्रोफिजिक्स फैसिलिटी ऐसा नाम दिया गया था। और यूनिवर्स के बारे में जितना जानेंगे हम उतना कम है, यूनिवर्स के बारे में कितना भी हम जान सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप हमें बहुत कुछ यूनिवर्स के बारे में बताता है, जैसे कि गैलेक्सीज जो है वो कोलाइड किस तरीके से होती है, ब्लैक होल क्या होता है, वो किस तरीके से होता है, उसका वेट कितना होता है, या फिर वो किस तरीके से काम करता है, क्यों लाइट उसमें से एस्केप नहीं होता है। जो कॉस्मिक ह्यूरिकेन विंड्स होते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। सुपरनोवा टर्निंग जो है वो उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। और टेलीस्कोप का जो नाम है वो नोबेल प्राइज़ विनिंग इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट जो है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन 2018 का इसकी थीम क्या थी। अब देखिए, थीम के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं, क्योंकि जो भी इवेंट होता है उसकी थीम क्या थी हमें पता रहना चाहिए। उसमें से खास जो है वो आते हैं जो प्रवासी दिवस है उसकी थीम क्या रहेगी, उसी तरीके से विमेन डे है उसकी थीम क्या रहेगी। तो ये जो थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। तो इसकी थीम थी रिड्यूसिंग डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस। तो ये जो है ये इसका सही जवाब है। सैंडी 7 कैंपेन जो है उसके बारे में, उसकी जो थीम है उसे लेकर ये अभी चल रहे हैं। और सेंडई फ्रेमवर्क ये आप सभी को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टारगेट सी जो है सेंडई फ्रेमवर्क पर, उस पर फोकस करते हैं, मतलब जो डिज़ास्टर इकोनॉमिक लॉसेस है उसे रिड्यूस करना रिलेशन टू ग्लोबल जीडीपी 2030 तक। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है जो इसे सूट करता है। तो ये सक्सेसर एक्शन है सेंडई फ्रेमवर्क का। सक्सेसर एक्शन मतलब क्या होता है कि एक सेंडई फ्रेमवर्क जो है उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर अगर सचिन तेंदुलकर के बाद धोनी आते हैं तो धोनी जो है वो सक्सेसर है। एक 10 साल का प्लान होता है जहाँ पर पूरी दुनिया को एक सेफर दुनिया बनाया जा सकता है फ्रॉम नेचुरल हज़ार्ड, जो भी नेचुरल हज़ार्ड जो है वो आ रहे हैं। और ये एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है एनर्जी कोऑपरेशन के लिए अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, मतलब कि वर्ल्ड को सेफर बना सकते हैं नेचुरल हज़ार्ड से। 10 ईयर ये एक प्लान है। तो योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ये 10 साल का प्लान है, जैसा मैंने आपको बताया है। सेंडी फ्रेमवर्क जो है ये सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट है
योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का 2005 से 15 तक, मतलब बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज़ टू डिज़ास्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी जो साइट है वो, यहाँ पर मैंने साइट इसलिए लाई है ताकि आपके दिमाग में ये जो चीज़ें हैं ये बैठ जाए, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए जब हम साइट देख लेते हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि हमारे नज़रों में वो चीज़ बैठ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विलफुल डिफ़ॉल्ट। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर ये आपने बहुत सुना होगा अभी एनपीए के सिलसिले में, तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब डिफ़ॉल्टिंग मतलब जो भी रिपेमेंट है, जो भी रिपेमेंट करना है, लेंडर्स को वो रिपेमेंट नहीं करते हैं जबकि उनकी पूरी कैपेसिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक आदमी है, उसने अगर एसबीआई से कुछ लोन लिया हुआ है, अब इस आदमी के पास इतना पैसा है कि वो पूरा जो पेमेंट है वो रिपेमेंट कर सकता है, मतलब 1000 रुपये लिए हैं और इसके पास ऑलरेडी 5000 रुपये जो है वो पड़े हुए हैं, फिर भी 1000 रुपये जो जानबूझकर विलफुली नहीं दे रहा है एसबीआई को, क्योंकि जिस चीज़ में उसने 1000 लगाए थे उसमें तो नुकसान हो गया, तो बाकी के बचे हुए जो 5000 है वो उसमें से 1000 एसबीआई को देने को तैयार नहीं है। तो मतलब क्या है, उसकी पेमेंट कैपेसिटी है कि वो रीपे कर सकता है, लेकिन फिर भी वो रिपेमेंट नहीं करता है, उसे विलफुल डिफ़ॉल्ट कहते हैं। दूसरा आता है कि जो फाइनेंसेस है, मतलब लेंडर से लिए हुए, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिसके लिए उसने पैसे लिए थे, और ये जो फंड है जो उसने लिया है वो अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक आदमी है, उसने एसबीआई से पैसे लिए हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने क्या देखी है कि इसके पास 5000 रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी 1000 रुपये वो रिपे नहीं कर रहा है। दूसरा ये आता है कि इसने अगर किसी एयरलाइन को बिल्डअप करने के लिए कुछ पैसे लिए हैं, लेकिन वो एयरलाइन में खर्च नहीं कर रहा है, वो किसी और ही चीज़ों में पैसे जो है वो खर्च कर रहा है। और ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका रियलिटी से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो यहाँ पर वो दूसरे ही चीज़ों में पैसे खर्च कर रहा है, तो इसे भी हम विलफुल डिफ़ॉल्ट जो है वो कहेंगे। और दूसरा है कि ये जो पैसे हैं, मतलब 1000 रुपये लेने के लिए इसने जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई थी उसे डिस्पोज ऑफ कर देना, मतलब बैंक को पता ही नहीं और वो तो उसने बेच के कहीं के कहीं चला भी गया है, तो इसे हम कहते हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है, तो इसका जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो एग्जाम के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें हैं वो समझाई है, तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है एग्जाम्पल के थ्रू वही यहाँ पर दी हुई है, तो आप एक बार देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाया तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो भी सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है उसे गैदर करना, शेयर करना, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है जैसे कि आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, आईआरडीए हो गई, उसके कोऑपरेशन के साथ। क्योंकि देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब क्या होती है कि किसी चीज़ को रेगुलेट कर रही है। अब आरबीआई जो है वो क्या करती है, जो बैंक्स है उन्हें रेगुलेट करती है, मतलब बैंक्स के क्या रूल्स रहेंगे ये आरबीआई तय करती है, मतलब वो रेगुलेट कर रही है बैंक्स को। उसी तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये किसी भी तरीके से रेगुलेट नहीं करती है, इसलिए रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्या आता है कि जो भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रहते हैं वो पूरे के पूरे शेयर करती है, गैदर करती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, उनकी कोऑपरेशन के साथ, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो रिसीव करने के लिए ये एक सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट है, मतलब जहाँ पर हम पूरा जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो दे सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही आता है। जवाब रहेगा सी, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप गैदर करो, शेयर करो, जो भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती है वो सब रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, आरबीआई से भी, आईआरडीए के साथ, और ये एक सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट करके एक्ट करती है जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट, मतलब जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पर वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो स्टॉर्म सर्जेस है उसके मेजर फैक्टर्स क्या है। फनलिंग इफेक्ट, एंगल एंड स्पीड एट विच स्टॉर्म अप्रोचेज द कोस्ट, मतलब कोस्ट जो होता है उसके पास जो भी स्टॉर्म अप्रोच करता है उसका एंगल किस तरीके से रहेगा, और स्पीड उस पर निर्भर करता है स्टॉर्म सर्जेस। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ द विंड्स, जो विंड का इफेक्ट है। स्टॉर्म सर्जेस मतलब क्या है, जो भी टाइडल विंड जो है, टाइडल वेव्स। अब फनलिंग इफेक्ट जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, क्या आप मुझे बता सकते हो। देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, मतलब जो मेघालय है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा
जो बारिश है वो देखने को मिलती है, उसका एक कारण फनलिंग इफेक्ट भी है। मतलब जो विंड है वो फनलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, इस तरीके से अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो जो भी मानसून विंड्स है वो इस तरीके से आती है ना, यहाँ से आती है, फिर उसके बाद यहाँ से भी कुछ विंड्स हमें देखने को मिलती है, तो वो इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स है, तो इस तरीके से यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादातर कंटिन्यूअस है, इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम इधर देखें ईस्टर्न साइड में, तो ब्लॉक्स हमें देखने को मिलती है, जिससे कि बारिश जो है, जो विंड्स है वो अंदर एंटर करती है और फिर यहाँ पर भी हमें बारिश देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम इस साइड देखें तो इस साइड क्या होता है, फनली इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती है विंड, जिससे कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है मेघालय में। तो फनली इफेक्ट जो है वो स्टॉर्म सर्जेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कोस्ट के पास जिस एंगल से स्पीड से आ रही है, तो ऑब्वियसली कि एंगल तो मैटर करेगा ही, तो इसीलिए ये भी बिल्कुल सही होता है। तीसरा, विंड का जो इफेक्ट है, विंड मतलब टाइडल वेव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉर्म सर्जेस ये डिफाइन किए जाते हैं राइज इन द सी लेवल, मतलब सी लेवल में जो राइज होता है, और इतने सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी सरफेस पर कैसा रहेगा उस पर भी निर्भर करता है, विंड का इफेक्ट, उसी के साथ साथ सी बेड जो है उसका इन्फ्लुएंस होता है, फनली इफेक्ट का होता है, स्टॉर्म जो आ रहे हैं कोस्ट पे उसका एंगल और स्पीड किस तरीके से है, और टाइड्स। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं भारत और इटली के जो रिलेशन है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर भारत ने इटली को इनवाइट किया है ताकि डिफेंस सेक्टर में, मतलब मेक इन इंडिया स्कीम में वो पार्टिसिपेट कर सके, तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने किया है। दूसरा है कि दोनों जो कंट्रीज़ है उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए अग्रीमेंट साइन किए हैं, ये भी बिल्कुल सही आता है। तीसरा है कि दोनों ने डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए अग्री किया है, तो ये नहीं किया है, तो ये गलत हो जाता है। जवाब रहेगा 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों कंट्रीज़ ने अग्री किया है जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन ऑस्टा वेस्टलैंड। तो ऑगस्टा वेस्टलैंड जो है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, ये क्या होता है। अब देखिए, कोई भारतीय इंसान है जो कि मॉरिशियस में कंपनी खोली हुई है, अब है तो वो इंडिया का ही, तो वहाँ पर जब वो उसने कंपनी खोली है तो ऑब्वियस है कि मॉरिशस सरकार उससे टैक्स मांगेगी उस पर, और ये जो इनकम उसकी यहाँ पर आ रही है उस पर भारतीय सरकार भी टैक्स मांगेगी। मतलब एक इंसान को एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स भरना पड़ रहा है अलग अलग कंट्री में, क्योंकि वो दूसरे कंट्री में कमा रहा है। तो ये ना हो, इसलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो है अग्रीमेंट ये साइन किया जाता है। और देखिए, इसमें भारत ने काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मॉरिशियस जो है वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर टैक्सेशन नहीं लगता है, तो लोग क्या करते हैं टैक्स बचाने के लिए, मतलब यहाँ से कुछ कंपनी यहाँ पर ओपन कर देंगे, मॉरिशियस में तो टैक्स है ही नहीं, तो मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर तो टैक्स है ही नहीं, वो समझ के यहाँ पर वो लोग कंपनी ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर उन्हें टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन भारत सरकार जो है अब वो बाहर है, इसलिए भारत सरकार भी टैक्स नहीं मांगेगी, फिर यहाँ पर वो पैसा घुमा कर फिर से भारत में ही रेमिटेंस के रूप में लेकर आएंगे, तो इसे हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। तो ये जो है ये भी ख़त्म करने के लिए इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए हैं कि अगर मॉरिशियस में उस पर टैक्स नहीं लगता है तो भारत सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।